एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा, योर पॉलिटी टीचर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। मतलब आज की क्लास में हम समझेंगे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स किस प्रकार का फाइनेंशियल रिलेशनशिप होल्ड करती हैं। मतलब दोनों ही फाइनेंस के मैटर पे किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके चलती हैं। बेसिकली आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो लोग आपस में फाइनेंशियली मतलब पैसों को लेके फाइनेंस के मैटर्स में एक दूसरे के साथ किस प्रकार से समझौते करते हैं, किस प्रकार से फाइनेंस का लेन देन करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स हैव अ क्विक गो थ्रू अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे। देन ऐसी कौन कौन सी लिस्ट है, ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसमें तीनों ही चीज़ों को डिवाइड किया जाता है, ये देखेंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल मैकेनिज्म, और ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका फॉर्मेशन किया जाता है फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो कि इन फाइनेंशियल रिलेशंस के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। जब फाइनेंशियल रिलेशंस की बात आती है तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी ही बातें हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ वे फॉरवर्ड्स के बारे में कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे इस पूरे ही फाइनेंशियल रिलेशन के कंटेक्स्ट में। भाई जो फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें हमें कौन कौन सी पॉजिटिव बातें भी देखने को मिलती हैं। ये सारी ही बातें हम यहाँ पे करेंगे। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट इन सभी के साथ हम आज की क्लास को सम अप करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल रिलेशंस क्या होते हैं और ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में हमें चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि पैसों के लेन देन पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के क्या रोल होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। बेसिकली जब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कार्य करती है, किसी भी तरीके से उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को राष्ट्र को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को किसी राज्य को मैनेज करना होता है, गवर्नेंस करना होता है, तो उसके लिए पैसों की, फंड्स की ज़रूरत होती है। अब वो सारा पैसा, वो सारा फंड कहाँ से आता है एंड दोनों उस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। मतलब कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा, ये सारी ही बातें जब डिसाइड होती हैं, जहाँ पढ़ी जाती हैं, एक जो पूरा कंसेप्ट होता है ना इन सभी बातों का, उसी को हम इंग्लिश में फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे संविधान में इन फाइनेंशियल रिलेशंस को लेके कहाँ पे बातें कही गई हैं, कहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं, तो आर्टिकल 268 से लेके आर्टिकल 293 तक हमें सारे ही बातें, सारे ही क्लॉज, सारे ही प्रोविजंस फाइनेंशियल रिलेशन से रिगार्डिंग देखने को मिल जाते हैं। सो these articles lay the foundation for financial relation between center and states, addressing taxation, revenue sharing and fiscal management। अब ये सारे ही जो आर्टिकल्स हैं इसमें बताया जाता है कि किस प्रकार के फाइनेंशियल रिलेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरीके से टैक्सेशन होने वाला है, भाई टैक्स का कलेक्शन कौन करने वाला है, किस प्रकार का टैक्स किसके पास जाएगा, एंड जो रेवेन्यू का शेयरिंग होती है वो रेवेन्यू किस तरीके से शेयर होगा सेंटर एंड स्टेट के बीच में, किस प्रकार का फिस्कल मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। ये सारी ही बातें हमें इन सभी आर्टिकल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करें चीज़ों को और सिंपल बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए, यहाँ पे जितने भी ड्यूटीज़ होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन्हें 3 लिस्ट में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों ही लिस्ट में अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शंस होने वाले हैं। बेसिकली हमारी जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर्स होंगे, जो भी बातें कही जाएंगी, उसके ऊपर कार्य करना या फिर उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस बनाने का जो अधिकार है, जो सोल राइट होता है, जो सोल अथॉरिटी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर रूल्स बनाने का, रेगुलेशंस बनाने का, डिसीजन मेकिंग करने का जो अधिकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। देन यहाँ पे सवाल उठता है कि कंकरेंट लिस्ट का काम क्या है। एक्चुअली कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर्स रखे जाते हैं जिस पे
डिसीजन मेकिंग का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में मिलके कार्य करेंगे। चलिए एक बार डीप में समझते हैं इन चीज़ों को। It grants exclusive power to center to levy taxes such as custom duties, corporation tax, excise on manufactured good and income tax except for agricultural income। अगर हम अब यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट को भी हम फाइनेंशियल कंडीशन से ही समझेंगे, फाइनेंशियल चीज़ों से ही कनेक्ट करके समझेंगे। तो यूनियन लिस्ट में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो फाइनेंस से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे फाइनेंस के जो कार्य होंगे वो यूनियन गवर्नमेंट संभालेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात लिवाई टैक्सेस, मतलब जितने भी प्रकार के टैक्सेस होंगे, कस्टम ड्यूटीज हुआ, कॉरपोरेशन टैक्स हुआ, मैन्युफैक्चर्ड गुड यानी कि जो सामान बनाए जाते हैं उस पर भी जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स जो होता है, ये सभी प्रकार के टैक्स कौन लगाने वाला है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम, जो भी एग्रीकल्चरल इनकम होती है, खेती बाड़ी वगैरह की इनकम होती है, उस पर टैक्स यहाँ पे लिवाय नहीं होता, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। उसके अलावा जो भी कॉरपोरेशन का इनकम होगा या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग का इनकम होगा, किसी कस्टम ड्यूटी का जो टैक्स होगा, इन सारी ही चीज़ों पर टैक्स लगाने वाली है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैं बात करूँ कि भाई स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगी। सो इट अलाउज स्टेट्स टू लिवाय टैक्सेस ऑन, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो किन चीजों पे टैक्स लगा सकती है, जैसे कि प्रॉपर्टी, अल्कोहल, एग्रीकल्चरल इनकम एंड एंटरटेनमेंट। ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ये कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे टैक्स लगा सकती है और पैसे यानी कि फंड कलेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे हमने यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में बेसिकली देखा कि ऐसी कौन कौन सी फील्ड है, ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेशन कर सकती है, और स्टेट लिस्ट में हमने देखा ऐसी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो यहाँ पे टैक्स का कलेक्शन कर सके। देन इसके बाद थर्ड वन है कंकरेंट लिस्ट। अब जो हमारी कंकरेंट लिस्ट होती है, इट एनेबल्स बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स टू इम्पोज टैक्सेस। अब यहाँ पे दोनों ही सेंटर और स्टेट जो है टैक्स लगा सकती हैं, सच एज स्टाम्प ड्यूटीज एंड ऑन सर्टेन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। जो स्टाम्प ड्यूटीज होती हैं और कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आपस में मिल के यहाँ पे टैक्सेशन लगा सकती हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भाई जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, चलिए देखते हैं। टैक्सेस लिवाइड बाय द सेंटर बट शेयर्ड विद स्टेट्स। अब ऐसे कुछ टैक्सेस होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लगाती है, लेकिन उनका जो फ़ायदा होता है, जो फंडिंग कलेक्शन होता है उन टैक्सेस से, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया जाता है। बेसिकली हमारे देश में कई सारे आपको ऐसे टैक्स देखने को मिलेंगे जिन्हें कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन जब उन टैक्स का जो पैसे होते हैं, जो भी कलेक्शन होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स में भी किया जाता है। मतलब कि जो भी मुनाफा आया, जो भी फंडिंग का कलेक्शन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं करेगी डेवलपमेंट्स के लिए या फिर किसी भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बल्कि वो जो टैक्स होगा, जो फंड होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा बाकी सारे स्टेट्स के साथ। ऐसे कौन कौन से टैक्स होते हैं? सबसे पहला है इनकम टैक्स। अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा जितने भी इनकम टैक्स होते हैं वो सभी इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उन टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बाकी स्टेट्स के साथ भी देखने को मिलेगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स एज रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन। अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ गुड्स पे, मतलब कुछ सामानों पे भी टैक्स लगाती है, टैक्स अप्लाई करती है। किस बेसिस पर? जब फाइनेंस कमीशन हमारी सरकार को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे सजेशन देने वाली है कि सर आप क्या कीजिए, आप इस पर्टिकुलर गुड पे इतना % टैक्स लगाइए, इतना टैक्स लगाइए। बेसिकली फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स पे यानी कि सामानों पर टैक्स लगाती है। वो टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन जब उस टैक्स से जो मनी का कलेक्शन होता है, जो भी फंड्स का कलेक्शन होता है, उसे स्टेट्स के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन
GST is now a shared tax under Article 279A। अब जो हमारा GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी एक शेयर टैक्स है जिसके बारे में प्रोविजंस, जिसके बारे में बातें आपको आर्टिकल 279A में देखने को मिलेंगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि GST को भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है, लेकिन GST की जो भी फंडिंग होती है, जो भी पैसा आता है GST से, उसे भी यहाँ पे बाकी की स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर किया जाता है। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट्स। अब कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो टैक्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, जो टैक्स का अप्लाई ऐसे टैक्स जिन्हें अप्लाई भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट करने वाली है, साथ ही साथ उन टैक्स का कलेक्शन भी सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे हमने क्या देखा? टैक्सेस लिवाइड बाय सेंटर बट शेयर्ड विद स्टेट्स। यहाँ पे हमने देखा भाई ऐसे टैक्सेस के बारे में जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्लाई करती है, लेकिन जो उसका प्रॉफिट होता है, जो मनी फंडिंग होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर की जाती है। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट ही लिवाई करती है, मतलब जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है, और साथ ही साथ उनका कलेक्शन भी खुद स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। उसका डिवीजन या फिर उसका ट्रांसफर हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। इट इंक्लूड्स टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू। ये जो टैक्स होते हैं ना, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही इम्पोज करने वाली है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ही उसे कलेक्ट करेगी। इसमें आपको सेल्स टैक्स देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स देखने को मिल जाएंगे, लैंड यानी ज़मीन से रिलेटेड टैक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये उस प्रकार के टैक्स होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लिवाई करती है, और साथ ही साथ इनसे कलेक्ट होने वाली जो फंडिंग होती है, जो पैसे होते हैं, उसे भी स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। ये किसी और स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता। देन हम बात करेंगे ग्रांट इन एड, जो कि आर्टिकल 275 में देखने को मिलता है। क्या होता है चलिए देखते हैं। स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय द सेंटर टू स्टेट्स टू मीट नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली यहाँ पे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल हेल्प किस कंटेक्स्ट में? मान लीजिए ऐसा कोई राज्य है जो एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के, हेल्थ के फील्ड में, स्वास्थ्य के या फिर डेवलपमेंट यानी कि विकास के फील्ड में पीछे होता जा रहा है। वहाँ पे हमें इन तीनों में से भी किसी एक चीज़ की जो एक लैक है, जो एक कमी है, वो देखने को मिल रही है। देन उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार उस पर्टिकुलर राज्य की मदद कर सकती है कुछ फंडिंग के द्वारा, कुछ पैसे एलोकेट करके कि सर हम आपको ये पैसे दे रहे हैं, तो यदि आपके क्षेत्र में हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है, पुअर हेल्थ कंडीशंस है, या फिर आपके क्षेत्र में एजुकेशन यानी कि शिक्षा का बहुत अभाव देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप इन पैसों का इस्तेमाल करके उस जगह की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसे और बेहतर बनाएंगे। देन फाइनेंशियल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। भाई अब ये जो फाइनेंस के इतने सारे मैटर्स हमने देखे, इतने सारे टैक्स का हमने कलेक्शन देखा, भाई कितने प्रकार के टैक्स हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स का कलेक्शन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स का कलेक्शन कर रही है। इसके बाद हमने कुछ स्पेशल ग्रांट इन एड्स देखे। तो यहाँ पे बेसिकली जो टॉपिक है पूरा का पूरा फाइनेंस का, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा वास्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ों को आसान बनाने के लिए, इन चीज़ों की सारी जो मैकेनिज्म है वो आसानी से वर्क करती रहे, सारा जो प्रोसीजर है वो शांतिपूर्ण चलता रहे, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म्स, स्पेशली अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग संस्थाओं का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया, जिसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलती है फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल होता है वो होता है 280, मतलब हमारे संविधान का आर्टिकल 280 हमें बताता है कि हमारे देश में फाइनेंस कमीशन नाम की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने वाली है। It is tasked with recommending and distribution of revenue between center and state, addressing fiscal imbalances and determining principles for ग्रांट एंड एड। बेसिकली हमारी जो फाइनेंस कमीशन होती है, इनके काम होते हैं कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन होता है, उसे सही तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने सारे कार्यों को, सारे फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म करे, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी इनफ अमाउंट ऑफ टैक्स आए, इनफ अमाउंट ऑफ फंडिंग आए, जिससे कि हमारे राज्यों में भी सही प्रकार का डेवलपमेंट आपको देखने को मिले।
एड्रेसिंग फिस्कल इम्बैलेंस, किसी प्रकार का यदि फिस्कल इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है तो उस चीज़ को भी रिजॉल्व करने का, सॉल्व करने का जो अधिकार होता है वो फाइनेंस कमीशन के पास देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार से आपको ग्रांट इन एड करना है, मतलब किस तरीके से, कौन सा ऐसा तरीका होगा जिसके द्वारा आप किसी राज्य को ग्रांट इन एड कर सकते हैं, यानी कि किसी राज्य की सहायता कर सकते हैं क्राइसिस के समय पर। देन इसके बाद हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखने को मिलता है, जीएसटी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। जीएसटी अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, क्योंकि जब जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी डिस्प्यूट्स, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट सामने निकल कर आए। जीएसटी को हम अलग से एक और क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीएसटी जो है काफ़ी वास्ट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। तो जीएसटी को हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं जीएसटी के बारे में। A transformative reform introduced in 2017, जीएसटी का इंट्रोडक्शन 2017 में हुआ थ्रू द जीएसटी 122nd अमेंडमेंट एक्ट। इसका जो इंट्रोडक्शन था पार्लियामेंट में इसे पेश किया गया 2019 में, और ये पास भी हो गया था उसी टाइम पे। जो एक्ट था, जो अमेंडमेंट एक्ट था, उसका नाम पड़ा 122 जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट। अब जो जीएसटी काउंसिल का भी यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया, भाई ये जब जीएसटी लगाने वाले हैं, हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने वाले हैं, तो उस चीज़ के सारे जो काम होंगे, जो कार्यभार होगा, उसे संभालने के लिए भी तो कुछ लोगों की ज़रूरत होगी ना। तो उन्हीं लोगों के ग्रुप का यहाँ फॉर्मेशन किया गया, जो कि जीएसटी से रिगार्डिंग सारे ही कार्यों को संभालेंगे। उस काउंसिल का नाम पड़ा जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बारे में हमें आर्टिकल 279A बताता है, इट इंश्योर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन मैनेजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि हम फेडरलिज्म के कंसेप्ट को यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि भाई हम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज कर रहे हैं, उसका जो एलोकेशन है, जो भी फंडिंग आ रही है, वो सही प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अभी हमने यहाँ पे एक प्रकार का टैक्स पढ़ा था, हाँ, जिसमें हमने देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस टैक्स का कलेक्शन करती है, एंड देन उस टैक्स से जो भी फंड या फिर जो भी रेवेन्यू का जनरेट होता है, जो भी पैसे आते हैं, उन चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया जाता है। तो हमारी जो जीएसटी काउंसिल है वो इस बात का भी ध्यान रखती है कि भाई जीएसटी से जो टैक्स का कलेक्शन हो रहा है वो सही प्रकार से, सही तरीके से सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। देन है हमारा नीति आयोग। It replaced the Planning Commission to enhance federal cooperation and guide fiscal management। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका नाम है नीति आयोग। इन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? आई रियली वॉन्ट टू नो द आंसर फ्रॉम यू ऑल। प्लीज do tell me in the comment section that if Niti Aayog is a constitutional body or not। देखिए, it replaced the planning commission to enhance federal cooperation and guide fiscal management। बेसिकली जो हमारा नीति आयोग है इसका फॉर्मेशन किया गया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के बाद। नीति आयोग का जो मेन फोकस होता है, वैसे तो ये अलग अलग तरीके बताना होता है कि किस प्रकार से अपने देश में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। नीतियों अलग अलग नीतियां बनाना होता है कि किस प्रकार से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्लानिंग करना होता है किस तरीके से, ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने देश की कंडीशन को और बेहतर बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टू इट इनहेंसेस द फेडरल कॉपरेशन। फेडरल कॉपरेशन को भी इनहेंस करने को देखने को मिलता है। जो फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं, टैक्सेशन हुआ, फंड्स हुआ, या फिर बोलना चाहिए पैसों का जो भी मैटर होता है, रिवेन्यूज के जो मैटर्स होते हैं, यहाँ पे भी हमें नीति आयोग का गाइडेंस देखने को मिलता है, सलाह मशवरा देखने को मिलता है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द रेगुलेटर फॉर फाइनेंशियल मैटर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होने वाला है, ये एक तरीके से रेगुलेटर का कार्य करता है। जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उन सभी मैटर्स में जो रेगुलेटर होता है उसका कार्य हमें करते हुए देखने को मिलते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि जितने भी पैसों के कार्य होते हैं, जितने भी पैसे से रिलेटेड वर्क होते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिना इम्पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ की चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में। कैसे की चैलेंजेस, चलिए देखते हैं।
Vertical fiscal imbalance. The center has access to more revenue resources while states bear greater expenditure responsibilities such as health, education and infrastructure. यहाँ पे कुछ तरीके का imbalance हमें देखने को मिलता है. कैसे? अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इनके पास ज़्यादा एक्सेस होता है रेवेन्यू सोर्सेज का. सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही देखने को मिलता है. लेकिन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है सबसे ज़्यादा खर्चे वाले काम हमें स्टेट गवर्नमेंट के पास देखने को मिलते हैं. सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्सपेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी जो है इन्वेस्ट होने वाली है, काफ़ी पैसे खर्चे होने वाले हैं. वो सारे ही जो फील्ड होती हैं, वो सारे ही जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें स्टेट गवर्नमेंट के पास देखने को मिलते हैं. जैसे कि हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये हमें स्टेट गवर्नमेंट के पास देखने को मिलते हैं. लेकिन जो ज़्यादा फंडिंग होती है, जो ज़्यादा रेवेन्यू के रिसोर्सेज होते हैं वो तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देखने को मिलते हैं. तो ये एक तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट करता है कि भाई पैसा किसी और के पास ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और के पास. यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा सा बैलेंस हमें देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग स्टेट्स लीड्स टू अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए हमारे स्टेट्स, हमारे देश में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, वो सभी अलग अलग हैं. अलग अलग कहने का मतलब है सभी की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी अलग अलग होता है. कुछ राज्य आपको बहुत ज़्यादा डेवलप्ड देखने को मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारी मेगा सिटीज़ होंगी, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े हाईवे होंगे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी. वहीं दूसरी और कई राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे अभी डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो चल रही है, जहाँ पे अभी भी आपको इतना कुछ खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण यहाँ पे जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी अनइक्वल हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने देखा ग्रांट इन एड के बारे में, जिस भी राज्य को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस राज्य को मदद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस राज्य को ज़्यादा मदद यानी कि ज़्यादा रिसोर्सेज प्रदान किए जाते हैं. इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता. जिसे जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से यहाँ पे रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी रिसोर्स का एलोकेशन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रिचर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड कर्नाटका हैव बेटर फिस्कल हेल्थ कंपेयर टू पुअरर स्टेट्स लाइक बिहार एंड उड़ीसा. अब कुछ रिच स्टेट्स हैं यानी कि कुछ अमीर स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका, इनकी जो फिस्कल हेल्थ होती है, ओवरऑल हेल्थ देखने अगर हम जाएं तो वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है, काफ़ी बेटर देखने को मिलती है एज compared to the poorer states like बिहार एंड उड़ीसा. तो बेसिकली अब यहाँ पे हेल्थ को लेके जो बजट होगा, जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका को, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा रिसोर्स का वो काफ़ी कम होगा एज कम्पेयर टू बिहार एंड उड़ीसा, क्योंकि बिहार एंड उड़ीसा में उस पर्टिकुलर अमाउंट की क्या है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा नीड है. तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें सभी राज्यों के बीच में देखने को नहीं मिलता. Then depends on central grants. States heavily rely on the center for financial assistance, reducing their autonomy. अब जो हमारे यहाँ के राज्य होते हैं जो heavily depend होते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में पैसों के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए. हालांकि राज्य खुद से भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टैक्स का कलेक्शन करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो मेन सोर्स होता है रिसोर्सेज का, मेन सोर्स होता है यहाँ पे रेवेन्यू का, टैक्स कलेक्शन का, या फिर मैं पैसों की बात करूँ तो वो हमें देखने को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी कि केंद्र सरकार से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फाइनेंशियल हेल्प आती है. मैक्सिमम स्टेट्स जो होते हैं हेवीली, और कई बार मैं अगर बोलूँ तो कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं उसी फाइनेंशियल हेल्प से, उसके द्वारा ही या फिर उसकी मदद से ही वो अपने राज्य में सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या फिर जो भी गवर्नेंस से रिगार्डिंग काम होते हैं उन्हें कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी जो ऑटोनॉमी होती है ना अपने क्षेत्र में वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो अपने ही राज्य में, अपने ही क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाते जब तक उन्हें केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसों की हेल्प ना प्रदान हो. देन इसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड है यानी कि कुछ अच्छी बातें भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग द फिस्कल फेडरलिज्म. जो हमारा पूरा ये यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं ये इंश्योर करते हैं इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज थ्रू आर रिबस्ट फाइनेंस कमीशन, एक्सपांड स्टेट ऑटोनॉमी इन टैक्सेशन,
while maintaining fiscal discipline। बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो, मतलब भाई जितना भी टैक्स आ रहा है उसका जो शेयरिंग है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम कोशिश करते हैं कि सही तरीके से हो और ज़्यादा से ज़्यादा बराबरी में हमें देखने को मिले। ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम हिस्सा जो है अपने पास रख लिया और राज्यों को जो है बहुत कम अमाउंट में पैसा या फिर बहुत कम अमाउंट में बजट जो है वो अलोकेट किया। जी नहीं, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एकदम इक्विटेबल होता है, एकदम सही तरीके से किया जाता है। अब इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन किया ही गया है। देन इसके बाद हमें स्टेट्स की ऑटोनॉमी देखने को मिलती है टैक्सेशन के कंटेक्स्ट में। टैक्सेशन के कंटेक्स्ट में स्टेट की ऑटोनॉमी कैसे, हमने देखा कि कई सारे टैक्स ऐसे होते हैं, कई सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ से टैक्स कलेक्शन का जो अधिकार होता है वो केवल और केवल राज्य सरकार के पास होता है। देन इसके बाद हम देखेंगे एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, डायरेक्टिंग ग्रांट इन एड टू बैकवर्ड स्टेट्स फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। बेसिकली यहाँ पे जो गरीब स्टेट्स होते हैं या फिर ऐसे स्टेट्स जहाँ पे डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे हम अलग से हेल्प करते हैं, वहाँ पे अलग से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है ताकि उन राज्यों में भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। कोऑपरेटिव गवर्नेंस, इनहेंस सेंटर स्टेट कोऑपरेशन थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक जीएसटी काउंसिल एंड नीति आयोग। सेंटर और स्टेट के जो कोऑपरेशन होते हैं, बेसिकली जो रिलेशंस होते हैं, उन्हें बेहतर बनाया जाता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, नीति आयोग और जीएसटी काउंसिल्स के द्वारा, क्योंकि दोनों ही इस बात का ध्यान रखती हैं कि जब रिसोर्स एलोकेशन हो, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी हमें देखने को ना मिले सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में, जिसके कारण दोनों के बीच के जो रिलेशंस होते हैं उन्हें और बेहतर बनाया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने जीएसटी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो हमारा जीएसटी है, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। अब यहाँ पे जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हमारे भारत देश में हुआ वो 1 जुलाई 2017 को हुआ। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इट रिप्लेसेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक, अब जब हमारा जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ तो इससे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है रिप्लेस कर दिया गया, जैसे कि वीएटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, क्रिएटिंग अ यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। बेसिकली बहुत सारे अलग अलग जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे उन सभी को रिप्लेस करके, उन सभी को हटा के एक सिंगल टैक्स का इंट्रोडक्शन किया गया जो कि था जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गिव मी अ सेकंड प्लीज। Yes, so that's all for today's class. Before ending the today's class, I would like to tell you one thing over here कि जो GST था इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, गिव मी अ सेकेंड प्लीज। यस, जो जीएसटी है इसका इम्प्लीमेंटेशन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया। लेकिन अगर मैं बात करूं जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे पार्लियामेंट में, वो इंट्रोडक्शन हुआ था 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा। यहाँ पे CAB की बात हो रही है एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है जो कि है CAA। आई रियली होप दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे हमने देख ही चुके हैं कि हमारा जो जीएसटी है उसने कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई रियली होप सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंशियल रिलेशंस हैं आपको सभी बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। दोनों के बीच के जो भी फंक्शंस होते हैं, किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर कार्य करती हैं राज्य और देश के डेवलपमेंट के लिए। आई रियली होप ये सारी ही बातें आपको समझ में आई होंगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, डू कमेंट अबाउट योर आंसर। मैंने आपसे एक आंसर पूछा था कि हमारा जो नीति आयोग है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं। आप मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स so that they can also understand the concepts of Indian polity in an easy way by me. And as I always say, if you want to crack your examinations, apart from studying hard, working hard every day, you have to stay healthy and stay happy. And again, thanks for watching the videos.